एनर्जी चैप्टर है। फर्स्ट पेज में देखेंगे तो मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स होते हैं कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो अर्थ से हमें माइनिंग में मिले उसे मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। और ओर्स क्या होते हैं? ओर्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जिससे हम प्रॉफिटेबली मेटल्स को निकाल सकें। गैंग क्या होता है? गैंग जितना भी कूड़ा कचरा मिनरल के साथ आता है उसको गैंग कहा जाता है। और इन्हीं सब प्रोसेस को प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इज इम्प्योर फॉर्म को मेटलर्जी प्रोसेस कहा जाता है। अब दूसरे पेज में जाते हैं हम, तो दूसरे पेज में है कि अकरेंस ऑफ मेटल, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि एल्यूमिनियम थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट के अंदर और सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले मेटल है। मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट एंड थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है। और ये बहुत सारे मिनरल्स के अंदर पाया जाता है। एल्यूमिनियम जैसे माइका और ग्लेज के अंदर, बहुत सारे जेमस्टोन जैसे रूबी के अंदर भी पाया जाता है। जैसे कि अगर हम जो रूबी होता है वो Al2O3 का इम्प्योर फॉर्म होता है, इसके अंदर क्रोमियम होता है। सैफियर जो होता है उसके अंदर कोबाल्ट होता है। आयरन सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल है अर्थ क्रस्ट के अंदर, वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड्स बनाता है। और हमारे मतलब आयरन बहुत इसेंशियल एलिमेंट भी है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, ठीक है। अब प्रिंसिपल ओर्स के नाम दे रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये कि एल्यूमिनियम का जिससे हम ओर निकालते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बॉक्साइट है AlOX OH3-2x, जहाँ पे x की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी, AlOX OH3-2x। या फिर दूसरा फॉर्म है जिससे ज़्यादा मतलब नहीं है, कैलियोनाइट जो क्ले होता है, इसका फॉर्म होता है Al2OH का 4Si2O5। आयरन का सबसे इंपॉर्टेंट इससे हम यूज़ करना आता है होता है मैग्नेटाइट Fe3O4, हेमेटाइट होता है Fe2O3, सीडेराइट होता है FeCO3, आयरन पायरेट होता है FeS2, आयरन पायरेट इज FeS2। कॉपर में कॉपर पायरेट CuFeS2, मेलाचाइट CuCO3.CuOH का उल्टा क्यूपराइट होता है Cu2O, कॉपर ग्लांस होता है Cu2S। जिंक ब्लेंड या फिर जिंक ब्लेंड का ही दूसरा नाम है स्फेरेलाइट ZnS, कैलामाइन ZnCO3, जिंकाइट ZnO, ठीक है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम के लिए यूज़ करा जाता है ज़्यादातर, और आयरन के लिए मैग्नेटाइट जैसे बताया गया है, ठीक है। और कॉपर और जिंक के लिए कोई सा भी और ले सकते हैं जो इस टेबल में दिया गया है। अब सबसे पहले स्टेप आता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तुम्हें सड़ा गला मेटल मतलब मिला कंबाइंड फॉर्म में, सबसे पहले क्या करोगे? रेल धूल मिट्टी सब कुछ उसके ऊपर ले गया, उसको कंसनट्रेट करना है। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है कंसंट्रेशन ड्रेसिंग या बेनिफेक्शन, ठीक है। इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग चीज़ें यूज़ करी जाती हैं। जैसे कि अगर हम हाइड्रोलिक वॉशिंग करें तो हाइड्रोलिक वॉशिंग का जो इसका प्रिंसिपल है वो है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी में डिफरेंस, कौन कितना ज़्यादा डेंस है उस बेसिस पे डिफरेंस, ठीक है। तो इसमें क्या पानी की बौछार छोड़ दी जाएगी, जो हल्का होगा वो निकल जाएगा बाहर। लिटल जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं वो हल्के होते हैं तो वो वॉश्ड अप हो जाते हैं, और जो हैवी ओर्स होते हैं वो रह जाते हैं। अब मैग्नेटिक सेपरेशन है, मैग्नेटिक सेपरेशन उन्हीं ओर्स के लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जैसे ज़्यादातर आयरन के ओर्स होते हैं, ठीक है। उनको मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है? बेल्ट चला दी जाती है, बेल्ट का एक एंड मैग्नेटिक रोलर पे होता है, दूसरे एंड से छोड़ रहे हैं मैग्नेटिक रोलर के हिसाब से। जैसा है फ्लोटेशन प्रोसेस, तो इसके अंदर क्या होता है कि सल्फाइड ओर्स के लिए होता है, ठीक है। सल्फाइड ओर्स के अंदर 3 चीज़ें हैं, सबसे पहली कलेक्टर, दूसरा फोर्थ स्टेबलाइजर और तीसरा डिप्रेसेंट। तो कलेक्टर क्या होते हैं कि कलेक्टर वो चीज़ होती है जो कि क्या करती है कि नॉन वेटेबिलिटी ऑफ मिनरल पार्टिकल गीले ना हो, उसके लिए जो चीज़ें यूज़ करी जाती है उसे कलेक्टर कहते हैं, जैसे पाइन ऑयल, फैटी एसिड या जेंथेट्स, जैसे सोडियम जेंथेट। फ्लोथ स्टेबलाइजर क्या होता है? जो स्टेबलाइज करता है फ्लोथ को, जैसे क्रिसॉल और एनिलीन, ठीक है। जो मिनरल पार्टिकल होते हैं वो ऑयल से वेट होते हैं, और जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर से वेट होते हैं। जो सल्फाइड हो रहे हैं किसी मिक्सचर के अंदर, तो उसके लिए हम डिप्रेसेंट का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हमें जैसे कि एक इम्प्योरिटी ZnS है, उसको हमें PbS से अलग करना है तो हम NaCN का यूज़ करते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो ZnS को फ्लोथ में आने से रोकती है और PbS को अलाउ करती है फ्लोथ में आने के लिए। अब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, डायग्राम्स बने हुए हैं, और नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो लीचिंग के बारे में बताया था। तो भैया क्या करते हैं कि लीचिंग में क्या होता है कि अगर कोई भी और किसी सूटेबल सॉल्वेंट में सॉल्यूबल है तो उसके बेसिस पे हम उस मेटल को निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या देखा है कि एल्यूमिना को बॉक्साइड्स कैसे निकालोगे। तो भैया क्या होता है कि जो बॉक्साइड होता है उसके अंदर ज़्यादातर जो इंप्योरिटीज़ होती हैं SiO2 होती है, आयरन ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड होता है इंप्योरिटी की तरह, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं कि उस पूरे को क्या करते हैं कि NaOH के साथ 473 से 253 केल्विन के ऊपर और 35 से 36 बार प्रेशर पे हम डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि Al2O3 जो होता है वो सोडियम एल्यूमिनेट के फॉर्म में हमें पाया जाता है, और SiO2 जो है वो होता है वो लेफ्ट हैंड रहता है, जो इम्प्योरिटी होती है, ठीक है। अब ये रिएक्शन दे रखी है कि जिसमें सोडियम सिलिकेट बना है। अब जब ये सोडियम एल्यूमिनेट बना है, अब जो एल्यूमिनेट बना है इसको न्यूट्रलाइज कर जाता है CO2 गैस डाल के, ठीक है। उसके बाद क्या होता है हाइड्रेटेड Al2O3 हमें प्रिसिपिटेट होकर मिल जाता है, ठीक है। अब क्या है कि हमें हाइड्रेटेड Al2O3.SHO मिल गया और सोडियम बाइकार्बोनेट मिल गया। अब सोडियम सिलिकेट सॉल्यूशन आता है, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम फिल्टर हो जाता है, ड्राई हो जाता है, इससे प्योर Al2O3 मिल जाता है। उसके बाद क्या दूसरा एग्जाम्पल है सिल्वर और गोल्ड के लिए हम
डायनेमिक सॉल्यूशन यूज़ करते हैं NaCN और KCN का, और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। तो हमें मेटल रिप्लेसमेंट मेथड से मिल जाता है। उसके बाद सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं कि मेटल को साइनाइड के साथ और वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और O2 के प्रेजेंस में मतलब रोस्टिंग करते हैं, तो हमें एक कॉम्प्लेक्स मिलता है। इसके अंदर Ag और Au सिल्वर और गोल्ड के लिए आएगा। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स मिला उसमें डिस्प्लेसमेंट बात करते हैं मोर रिएक्टिव मेथड, जैसे कि जिंक रिएक्ट करवाते हैं तो जिंक डिस्प्लेस कर देता है और मेटल हमें अलग से मिल जाता है। इस प्रोसेस को मैं करता हूँ साइनाइडेशन प्रोसेस भी कहते हैं। अब साइनाइडेशन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसनट्रेटेड हो रहा है, ठीक है। तो हमने ओर को भी कंसनट्रेट कर लिया, ठीक है, जैसे हमें Al2O3 मिल गया, इधर दूसरे में हमें वो मिल गया ओर्स कंसनट्रेटेड। अब उसके बाद क्या करेंगे कि क्रूड मेटल कैसे निकालोगे। तो इसमें सबसे पहला है कि अगर किसी भी ओर में से निकालना सबसे ईजी तब पड़ता है जब वो ओर ऑक्साइड हो। तो अगर सल्फाइड है तो उसको ऑक्साइड में बदलेंगे। सबसे पहला स्टेप है कन्वर्जन टू ऑक्साइड। तो दो तरीके से होता है, कैल्सिनेशन मतलब इन एब्सेंस ऑफ एयर या रोस्टिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो कैल्सिनेशन में क्या करते हैं कि हीट कर दो, एब्सेंस ऑफ एयर में हीट कर दो ओर को। जैसे Fe2O3.XH2 है तो XH2 बाहर निकलेगा, Fe2 मिलेगा, ZnCO3 को हीट करेंगे तो ZnOCO2 बाहर निकलता है, CaCO3.MgCO3 को हीट करेंगे तो CaO MgO + 2CO2 मिल जाएगा। और रोस्टिंग में क्या है कि O2 के प्रेजेंस में हीट करोगे, लेकिन टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से कम रहना चाहिए, मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर होना चाहिए। तो अब क्या करोगे, ZnSO2 के साथ करोगे तो ZnO + SO2 गैस मिलेगी, हर बार SO2 गैस मिलेगी। PbSO2 के साथ करोगे क्योंकि सल्फाइड ओर्स लेते हैं ज़्यादातर, रोस्टिंग है तो सल्फाइड ओर्स लेते हैं, तो PbSO करोगे तो PbO + SO2, CO2 गैस को करोगे तो CO2 + SO2, ठीक है। अब ये सल्फाइड जो है प्रोसेस कर रहे हैं हम सल्फाइड ओर्स को, ये रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर करा जाता है, जो साइड में डायग्राम बना हुआ है रिवर्बरेटरी फर्नेस का, ठीक है। लेकिन जब आयरन की बात आती है ना, उसको डायरेक्ट नहीं करते, उसके अंदर सबसे पहले सिलिका SiO2 मिला देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आयरन ऑक्साइड जो है वो आयरन सिलिकेट की फॉर्म में स्लैग बन के बाहर निकल जाता है, और कॉपर जो है वो कॉपर मैटे की फॉर्म में हमें मिल जाता है, ठीक है। तो कॉपर मैटे का जो कंपोजिशन होता है CU2S + FeS होता है। आयरन जो होता है वो एक इम्प्योरिटी होती है कॉपर के ओर के अंदर, तो उसको निकालना है सबसे पहले उसमें क्या करो, एक चीज़ डालो जिससे कि वो स्लैग ऑफ हो जाए। उस चीज़ को हम फ्लक्स कहते हैं, और जो बाहर चीज़ निकली है उसको स्लैग कहते हैं। और जो इधर SO2 इतनी प्रोसेस में कर ली थी उसको H2SO4 की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कर लेते हैं। अब दूसरा प्रोसेस क्या होता है कि अब तुमने ऑक्साइड में बदल लिया, अब उसे मेटल में बदलो, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू द मेटल, ठीक है। इसमें क्या करेंगे कि जनरल इक्वेशन दे रखे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे CO या फिर और भी जो उससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह आते हैं। जनरली कार्बन को लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, तो MXOY + YC को करोगे तो XM + YCO मिल जाएगा, ठीक है। कुछ मेटल बहुत जल्दी हो जाते हैं रिड्यूस, कुछ ठीक है क्योंकि ज़्यादा बहुत जल्दी हो जाते हैं, और कुछ डिफिकल्ट होता है रिड्यूस करने में, ठीक है। अगर हीटिंग रिक्वायर्ड है तो इस प्रोसेस को पायरोमेटलर्जी कहा जाता है, इसके अंदर हीटिंग रिक्वायर्ड होती है मेटलर्जिकल प्रोसेस में, ठीक है। अब क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स कैसे आती है मेटलर्जी के अंदर। तो भाई ये देखो कि डेल्टा जी की वैल्यू, डेल्टा जी क्या होती है, डेल्टा H - डेल्टा S, ठीक है, जो कि क्या चीज़ है हमें पता ही है। अब डेल्टा जी नॉट को और कुछ भी कहते हैं -RT ln K, ठीक है। अगर डेल्टा जी नॉट को नेगेटिव होना है मतलब स्पॉन्टेनियस होना है तो जो K की वैल्यू है उसे पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। K की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, K की वैल्यू पॉजिटिव मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है। अब क्या होता है कि तुम किसी दो रिएक्शन को मिला के अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट पाना चाहते हो, लेकिन अगर उन दो रिएक्शंस को मिला के अगर उनका डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है तभी हम वो रिएक्शन अगर होगी, वरना नहीं होगी। सम ऑफ द डेल्टा जी अगर नेगेटिव आ गया तो हम कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे क्या हुआ कि डेल्टा जी को मैग्नीट्यूड और साइन देख के हम ये बता सकते हैं कि हम ये रिएक्शन कर सकते हैं कि नहीं। उसी बेसिस पे एलिंगम डायग्राम्स है। एलिंगम डायग्राम्स क्या है कि डेल्टा जी नॉट वर्सेस टी का प्लॉट है। तो एलिंगम डायग्राम क्या होता है कि एलिंगम डायग्राम एक क्राइटेरिया देता है फिजिबिलिटी का गिवन टेम्परेचर पे डेल्टा जी की फॉर्म में, ठीक है। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन होगी। तो इसके कुछ प्रिंसिपल है। सबसे पहला क्या होता है कि डेल्टा जी नॉट वर्सेस टी का ग्राफ है ये एलिंगम डायग्राम, ठीक है। और इसमें है कि जितने भी स्लोप्स हैं पॉजिटिव स्लोप है, आता है स्ट्रेट लाइन, लेकिन जब भी फेस चेंज हो रहा है सॉलिड से लेकर लिक्विड से गैस तो स्लोप चेंज होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक सडन चेंज आएगा स्लोप के अंदर, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। अब क्या है कि अब तीसरा पॉइंट में क्या है कि अगर डेल्टा जी नेगेटिव है, ठीक है, डेल्टा जी नेगेटिव है तो वो ऑक्साइड स्टेबल होगा। अगर डेल्टा जी नहीं है ठीक है तो वो डिकम्पोज हो जाएगा। अब क्या है कि जो डिफरेंट टेम्परेचर्स होता है डिफरेंट मेटल्स के लिए उस पर हम देख के पता लगा सकते हैं किसी भी इंस्टेंट पे जिस ऑक्साइड का स्लोप उस मेटल के नीचे आएगा वो उसको रिड्यूस कर सकता है, नीचे वाला ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकता है, नीचे वाला ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। अब ये तो हम इसमें ज़्यादातर हम ऑक्साइड्स लेते हैं एलिंगम डायग्राम में, लेकिन हम यही चीज़ हम सल्फाइड्स और हैलाइड्स के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि लिमिटेशन क्या है एलिंगम डायग्राम की, तो ये तो बताया था कि कौन किसको रिड्यूस करता है कौन किसको, लेकिन काइनेटिक्स के बारे में बता पाता है कि कौन सी रिएक्शन कितनी फास्ट होगी कितनी स्लो होगी, ठीक है।
और हम इसमें क्या करते हैं कि एक रिलेशन यूज़ करते हैं डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी एल एम के, मतलब हम खुद ही मान रहे हैं कि इक्विलिब्रियम है, लेकिन हमेशा ही ट्रू नहीं होता, तो कभी कभी जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, जो डेल्टा एच और डेल्टा एस होते हैं, डेल्टा एच और डेल्टा एस जो होता है किसी रिएक्शन में कॉन्स्टेंट होते हैं, लेकिन और हमेशा टेम्परेचर वेरिएबल होता है, लेकिन जब फेस चेंज होता है, ठीक है, तब एंट्रोपी में चेंज आता है। अगर सॉलिड से लिक्विड बन रहे हो तो एंट्रोपी में चेंज आएगा। और इस पेज पे इंपॉर्टेंट ये है कि रिड्यूसिंग एजेंट का काम ये होता है कि वो डेल्टा जी को इतना नेगेटिव कर दे कि उन दोनों रिएक्शन का जो सम है वो टुगेदर नेगेटिव आ जाए, तो रिएक्शन फिजिबल हो जाएगी। और इसमें ये देखा है कि डेल्टा जी की वैल्यू इन रिएक्शंस के लिए कर रहा है, तो दोनों रिएक्शंस की डेल्टा जी को सीधा नेगेटिव कर दो, डेल्टा जी नॉट को नेगेटिव कर दो। ठीक है, अब जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं हीटिंग होता है, वो नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी को फेवर करते हैं। जैसे हम रिएक्शन में माने डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा है, तो टी की वैल्यू जब बढ़ाएंगे तो डेल्टा जी नेगेटिव जाने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो एक ऐसा टेम्परेचर चूजन किया जाता है जिसके लिए कंबाइंड रिडॉक्स प्रोसेस का डेल्टा जी नॉट नेगेटिव आ जाए। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है कि रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड ऑफ द अपर लाइन इज फिजिबल बाय द एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय द लोअर लाइन इफ द डिफरेंस इज लार्ज द रिडक्शन इज इक्वल। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उन दोनों के डेल्टा जी नॉट में, उतनी ज़्यादा फिजिबल होगी रिएक्शन। नीचे वाला ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकता है। अब एप्लीकेशन क्या है भाई, ये सब चीज़ें तो पढ़नी है, अब एप्लीकेशन कैसे करूँ। तो सबसे पहला भी रखा है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं कि आयरन के लिए क्या करते हैं कि ब्लास्ट फर्नेस का यूज़ करते हैं। तो ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है, चिमनी कैसी होती है, उसमें से सबसे ऊपर से पहले क्या डालते हैं कि ओर्स डाल दो। ठीक है, ये ज़्यादातर कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स के लिए होता है। ठीक है, हाइड्रोस सबसे पहले ओर डालो, लाइमस्टोन मतलब CaCO3 और कोक मतलब कार्बन को ब्लास्ट फर्नेस से ऊपर से डालो। ठीक है, और इधर क्या होता है कि ऑक्साइड वो मेटल में रिड्यूस हो जाता है। इसमें सबसे पहले हमने कोक की क्यों चूज़ करा, ये चीज़ एलिग्नम डायग्राम बताती है कि जो कोक है वो आयरन के स्लोप के नीचे आ रहा है, इसलिए कोक जो है वो आयरन को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, इसलिए कोक को यूज़ करते हैं। क्या होता है कि FeO कार्बन के साथ रिएक्ट करके Fe सॉलिड लिक्विड में और CO मिल जाता है। ठीक है, और काफ़ी सारी रिएक्शन होती है, जैसे कि कार्बन 40% के CO बना सकता है, और जो वो वाली है वो तो है ही। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि इन दोनों का जो आता है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आना चाहिए अगर तुम ये करना चाहते हो। तो उस नेगेटिव लाने के एक सर्टेन टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर इस रिएक्शन में 173 केल्विन, तो 1073 केल्विन 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके ऊपर जो C या CO की जो लाइन है वो Fe या FeO के लाइन के नीचे आ जाती है, इसलिए कोक रिड्यूस कर सकता है FeO को और खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है CO में। ठीक है, इसी सिमिलर वे में Fe3O4 या Fe2O3 को भी हम कर सकते हैं बाय इन रिलेटिव लोअर टेम्परेचर बाय CO। ठीक है, तो वही है कि भैया इसमें एक और एग्जांपल देख लो कि यार कि जैसे कि एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल ये दे रखा है कि जस्ट कंडीशन विच मैग्नीशियम को रिड्यूस एल्यूमिना। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिड्यूस कब कर सकता है एल्यूमिना को, जब वो नीचे आए। तो एक ए पॉइंट दिखा रखा है, ए पॉइंट लगभग ये मान लो कि 1500 केल्विन के आसपास है, तो उस टेम्परेचर से पहले Mg Al को रिड्यूस कर सकता है, और उस टेम्परेचर के बाद जो देखो Mg का स्लोप ऊपर चला गया और Al का नीचे आ गया, तो Al Mg को रिड्यूस कर सकता है उस टेम्परेचर के बाद, उस टेम्परेचर से पहले Mg Al को रिड्यूस कर सकता है। और ए पॉइंट जहाँ पर दोनों स्लोप मिलते हैं ना, वहाँ पर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू 0 आती है। ठीक है भैया, तो भैया क्या करोगे, ब्लास्ट फर्नेस की तुम थोड़ी बहुत खूबियाँ तो बतानी पड़ेंगी। तो भाई ब्लास्ट फर्नेस का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि ब्लास्ट ईयर के जो बेस का टेम्परेचर होता है वो 2200 केल्विन होता है। ठीक है, और क्या होता है कि आयरन ऑक्साइड्स Fe3O3 एंड Fe3O4 FeO में रिड्यूस हो जाते हैं, और कुछ रिएक्शंस अलग टेम्परेचर पे होती हैं, कुछ रिएक्शन लो टेम्परेचर पे होती है, कुछ रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होती है। तो भाई भट्टी में नीचे आग लगा रखी है, तो भाई जो नीचे का टेम्परेचर है वही ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है। जो ऊपर का टेम्परेचर होगा वो थोड़ा कम होगा, तो 500 से 800 केल्विन जो कि ऊपर होता है, लोअर टेम्परेचर रेंज है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। ये तीनों रिएक्शंस होती हैं, Fe2O3 Fe3O4 में बदल जाता है, CO2 रिलीज़ करता है। अब जो Fe3O4 बना है वो CO के साथ मिलकर Fe में बन जाता है। देखो कमाल देखो क्या रहा है। और जो Fe2O3 है, या तो वो डायरेक्ट CO से मिलकर FeO बना सकता है, दोनों चीज़ें कर सकता है। ठीक है, ये तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये रिड्यूस होता है CO के साथ। अब 900 या 1500 केल्विन का जो टेम्परेचर नहीं रहा, थोड़ा और नीचे आ जाओ, तो उसमें ये दोनों रिएक्शंस होती हैं कि CO2 के साथ मिलकर CO बनाता है, ये FeO CO के साथ मिलकर रिड्यूस कर देता है CO Fe को और FeO बनाता है। ठीक है, जो लाइमस्टोन होता है CaCO3 वो CO में बदल जाता है, और वो CO SiO2 के साथ मिलकर स्लैग बना देता है, जो कि सेपरेट आउट कर सकते हैं हम। ठीक है, अब क्या है कि भाई इस ब्लास्ट फर्नेस में ना हमें 3 तरीके से आयरन मिलेगी। सबसे पहला होता है पिग आयरन, सबसे गंदा आयरन, पिग आयरन गंदा आयरन। उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा इंप्योरिटी 4% कार्बन होता है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। और उसको पिग आयरन थोड़ा मेलिएबल होता है, पिग आयरन में ज़्यादा इंप्योरिटी है, उसको हम थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, वेराइटी ऑफ शेप दे सकते हैं। ठीक है, अब कास्ट आयरन क्या है कि तुमने पिग आयरन को मेल्ट कर दिया आयरन स्क्रैप और कोक के साथ हॉट एयर के अंदर,
तो कास्ट आयरन मिल जाएगा, उसमें थोड़ी कम इम्प्योरिटी होगी तो वो थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा। रॉट आयरन क्या है कि सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है कमर्शियल आयरन का। इसमें क्या वो कैसे बनाओगे कि कास्ट आयरन को ऑक्सीडाइजिंग इम्प्योरिटी डाल दोगे रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर, ये ब्लास्ट फर्नेस है। रॉट आयरन बनाने के लिए इधर से माल निकालोगे, रिवर्बरेटरी फर्नेस में डालोगे, ऑक्सीडाइजिंग इम्प्योरिटी डालोगे, और जो रिवर्बरेटरी फर्नेस है वो हेमाटाइट से लाइन होनी चाहिए। हेमाटाइट ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बन जो उसके अंदर है उसको कार्बन मोनोऑक्साइड में, तो Fe2O3 कार्बन चल के Fe+CO बना देगा। अब क्या है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम क्रोप्टस ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर मोनोऑक्साइड से। तो अगर हम एलिंगम डायग्राम देखें तो Cu2O लाइन है सबसे ऊपर आती है, तो मतलब कि उसे C से कर लो, CO से कर लो, ठीक है, किसी से भी कर लो, वो ज़्यादातर चीज़ों से हो जाता है, कम टेम्परेचर पर हो जाता है, ठीक है, 500-600 केल्विन के आसपास हो जाता है। तो क्या होता है कि रोस्ट हो जाते हैं, सल्फाइड और जितने होते हैं वो रोस्ट हो जाते हैं, ऑक्साइड देते हैं। तो हमने सल्फाइड और को हीट करा, हमें SO2 गैस मिल गई और ऑक्साइड मिल गया। और अब जो ऑक्साइड मिला है इसको किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट नॉर्मली कार्बन लेते हैं, उससे रिड्यूस करोगे तो कार्बन मिल जाएगा। उसके बाद क्या है कि उसके बाद क्या होता है कि ये एक्चुअल, ये तो हो गया भाई एलिंगम डायग्राम के हिसाब से। एक्चुअल प्रोसेस में क्या होता है कि रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर क्या होता है कि सिलिका मिलाओ, तो जो कार्बन के अंदर Fu है वो स्लैग बना के बाहर निकल जाएगा, कॉपर मैटे मिल जाएगा। अब इस कॉपर मैटे को क्या करो, सिलिका लाइन कन्वर्टर में डालो, हॉट एयर ट्रांस करते हैं O2, उससे ये सारी रिएक्शंस हो जाती हैं, जैसे कि हमें कॉपर मिल जाता है, मेटालिक कॉपर मिल जाता है। अब लेकिन जो भैया ये कॉपर मिलता है सर्टिफाइड कॉपर, ये ब्लिस्टर लाइक अपीयरेंस होते हैं ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ SO2 गैस, इसलिए ब्लिस्टर कॉपर कहा जाता है। अब तीसरा है कि तुम एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड, इसलिए कुछ नहीं करो, कोक डाल दो जिंक ऑक्साइड के अंदर एक, लेकिन इसका थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है क्योंकि कम रिएक्टिव होता है थोड़ा कॉपर से, ठीक है। द हीटिंग ऑक्साइड मेड इनटू ब्रिकेट्स विद कोल एंड क्ले, कोक डाला 1673 केल्विन पे, जिंक मिल गया और कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई। अब ये जो मेटल है ये चिल्ड ऑफ होगा और रैपिड चिलिंग से हम इसे कलेक्ट कर सकते हैं। अब भाई इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी मतलब कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कहाँ यूज़ हो रहा है, हमने सबसे पहले बोला थर्मोडायनेमिक्स का कहाँ यूज़ हो रहा है। अब आया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कहाँ यूज़ हो रहा है मेटलर्जी के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्रिंसिपल का कहाँ यूज़ हो रहा है मेटलर्जी के अंदर, ठीक है। अब भाई ये जो 6.4 क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा था कि Mg कैन रिड्यूस Al2 एंड Al कैन रिड्यूस Mg, व्हाट आर दोस कंडीशन। तो हमने एलिंगम डायग्राम के अंदर पढ़ा था कि भाई अगर तुम लोअर टेम्परेचर लेते हो तो Mg Al को कर सकता है, और अगर हायर टेम्परेचर लेते हो तो Al Mg को करता है। तो वही है कि Mg Al को लो टेम्परेचर, Al Mg को हाई टेम्परेचर। अब इसमें दे रखा है कि ये रिएक्शन से मतलब हम प्योरीफाई कर सकते हैं, अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थोड़ा सहारा ले ले तो हम प्योरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट सबसे पहला एप्लीकेशन है एल्यूमिनियम के लिए। तो सबसे पहले क्या है कि हम पर्पस होता है कंडक्टिविटी बढ़ाओ और मेल्टिंग पॉइंट कम करो मिक्सचर का। तो प्योर पॉइंट Al2O3 को Na3Al_F6 और CaF2 के साथ मिलाते हैं। Na3Al_F6 को हम क्रायोलाइट कहते हैं और इसको फ्लोरोस्पार कहते हैं, जो कि पूरे मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट लोअर कर देता है, 1500 केल्विन से 900 से 800 केल्विन पे भी आता है और कंडक्टिविटी भी बढ़ा देता है। अब ये जो मास मिला इसको इलेक्ट्रोलाइज करो, ठीक है, पिंक के साथ दिख रहा है ये बोरिंग तरह का मिक्सचर है, इसको इलेक्ट्रोलाइज करो। कार्बन, ठीक है, कार्बन लाइनिंग होती है स्टील वेसल में, कार्बन लाइनिंग होती है, उसको हम कहते हैं कैथोड, और ग्रेफाइट की एनोड होती है, ग्रेफाइट की एनोड होती है। और इस पूरे प्रोसेस को हेल-होराल्ड प्रोसेस भी कहा जाता है। इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, Al2O3 को कार्बन करना है तो 4Al पर CO2 मिलेगी, ये Al कैथोड में मिलेगा, Al, ठीक है। अब क्या है, Al ये मोल्ट हो गया, नीचे से निकालते चले जाओगे। इसमें क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि भाई जो ऑक्सीजन लिबरेट होती है एनोड पे, वो एनोड पे रिएक्ट कर जाती है, एनोड के साथ रिएक्ट कर जाती है, CO2 बना लेती है। एनोड पे तो कार्बन का ही है किसी तरह, तो एनोड भी खर्च होता रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम्हें 1 किलो एल्यूमिनियम बनाना है तो 0.5 किलो कार्बन एनोड को भी बर्न करना पड़ेगा। 1 kg के लिए 0.5 kg एनोड कार्बन। रिएक्शन से एनोड पे क्या रिएक्शन होती है। अब दूसरा कि कॉपर को लो ग्रेड और या स्क्रैप से, कूड़े कचरे से वाले मटेरियल से निकालना है तो क्या करोगे, हाइड्रोमेटलर्जी। जब भी स्क्रैप की बात है, लो ग्रेड और की बात है, हाइड्रोमेटलर्जी। इसमें क्या करेंगे, लीच आउट कर देंगे एसिड या बैक्टीरिया के साथ, पानी का यूज़ करेंगे किसी तरह, ठीक है। सॉल्यूशन कंटेनिंग CO2 प्लस ट्रीटेड विद स्क्रैप आयरन और H2, स्क्रैप आयरन CO2 प्लस को H2 के साथ मिलाओगे तो Cu प्लस प्रोटॉन मिल जाएंगे। अब इसमें क्वेश्चन है कि किसी साइट पर लो ग्रेड कॉपर और अवेलेबल है, जिंक और आयरन स्क्रैप अवेलेबल है, क्या यूज़ करो। तो भाई थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से तो भाई जिंक यूज़ करो, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, अच्छे से हो जाएगा। लेकिन भाई जिंक थोड़ा महंगा मेटल है, ठीक है, इसलिए हम आयरन को प्रीफर करते हैं इस प्रोसेस के लिए। आयरन से हमें एडवाइजेबल भी है ये प्रोसेस, आयरन यूज़ करना एडवांटेजेस भी है हमारे लिए। मेन बात इकोनॉमी है, इकोनॉमी में जो मिल रहा है उसको करेंगे तो बेनिफिशियल मिल रहा है। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस का क्या यूज़ है मेटलर्जी के अंदर, तो रिडक्शन तो हमने पढ़ ली कि रिड्यूसिंग एजेंट्स बहुत सारी इसका कार्बन CO, ठीक है, कार्बन CO का यूज़ करा। लेकिन कुछ ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन का यूज़ होता है, जैसे कि अगर हमें क्लोरीन निकालना है ब्राइन के अंदर से, ब्राइन कुछ नहीं है NaCl प्लस वाटर को ब्राइन कहते हैं, तो
सी वाटर इज़ एन अबंडेंट सोर्स ऑफ क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन सी वाटर अंदर नाम बोला हुआ है, नमक के अंदर क्लोरीन क्लोराइड आयन से तो क्लोरीन मिल जाता है। रिएक्शन क्या होती है कि Cl प्लस वाटर करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन मिलते हैं, H2 गैस मिलती है, Cl2 गैस मिलती है। इस रिएक्शन का डेल्टा G नॉट पॉजिटिव है, मतलब ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है, ठीक है। इसका E नॉट सेल भी नेगेटिव, मतलब कि और फेवर नहीं कर पाए, डेल्टा G नेगेटिव। तो हमें क्या भाई एक्सटर्नल EMF प्रोवाइड करना पड़ेगा 2.2 वोल्ट से कम 2.2 वोल्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होता, कुछ ना कुछ और हमें पोटेंशियल देना पड़ता है, क्योंकि कुछ हिंडरिंग रिएक्शंस भी बीच में होती हैं, उसके लिए थोड़ा 2.2 वोल्ट थोड़ा ज़्यादा ही देना पड़ता है पोटेंशियल इस, ठीक है। The Cl2 is obtained by electrolysis giving out H2 and aqueous NaOH as byproduct में H2 and aqueous NaOH मिल जाता है। ये तो सी वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करा, लेकिन अगर मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तब भी मिल जाएगा तुम्हें Cl2, लेकिन इसमें NaOH की जगह Na मेटल मिलता है, ठीक है। हमने पहले पढ़ा मैकहतर फॉर साइनेडेशन प्रोसेस, लीचिंग में हमने सेकंड प्रोसेस पढ़ा था, वो भी एक तरीके का ऑक्सीडेशन प्रोसेस है गोल्ड और सिल्वर के लिए। उसमें भी देखोगे तो इनकी वैलेंसी बढ़ती है, ऑक्सीडेशन होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, साइनाइड से करो एक कॉम्प्लेक्स बनाओ, उस कॉम्प्लेक्स को इस एक्टिव मेटल के साथ करो, जिससे डिस्प्लेसमेंट मेथड होगा। इस प्रोसेस के अंदर जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब इन सब प्रोसेस के बाद जो मेटल मिला, मतलब उसमें अभी भी थोड़ी बहुत गंदगी होती है, ये नहीं कि सिर्फ मेटल पहुँचा दो। तो सबसे आखिरी स्टेप होता है रिफाइनिंग, सब सारे बवाल कर दिया, आखिरी प्रोसेस है रिफाइन कर दो किसी तरह। तो रिफाइनिंग के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है। रिफाइनिंग कुछ नहीं मतलब हाईली प्योर मेटल किस तरह मिलते हैं, तो उसके 6 स्टेप 6 प्रोसेस बता रखे हैं। सबसे पहले डिस्टिलेशन, लिक्विफिकेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग, क्रोमैटिक मेथड, जो सूट कर जाए वो लगा दो, ठीक है। जोन रिफाइनिंग जो होता है ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स वगैरह जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम के लिए। अब ये सबसे पहला पढ़े हम डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन में क्या है कि लो बॉइलिंग मेटल्स जैसे जिंक और मरकरी के लिए हम डिस्टिलेशन यूज़ कर सकते हैं। जो इम्प्योर मेटल है वो इवेपोरेट हो जाएगा और प्योर मेटल जो हमें मिल जाएगा। लिक्विफिकेशन में क्या होगा, उसके अंदर भी लो मेल्टिंग मेटल, उसमें लो बॉइलिंग मेटल्स होते हैं। डिस्टिलेशन में लो बॉइलिंग मेटल्स होते हैं, इसका लिक्विफिकेशन में लो मेल्टिंग मेटल्स जैसे टिन, उसको स्लोपिंग सरफेस से फ्लो करवाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा, तो वो सेपरेट हो जाएगा हायर मेल्टिंग इम्प्योरिटीज से। डिस्टिलेशन में क्या है कि डिस्टिलेशन में जो इम्प्योर मेटल है वो इवेपोरेट हो जाएगा, प्योर मेटल हमें मिल जाएगा। लिक्विफिकेशन में क्या है, मेल्टिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट है कि टिन को फ्लो करवा दो सरफेस के ऊपर, तो वो उसका कम मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो वो मेल्ट हो गए आराम से निकल जाएगा और हायर मेल्टिंग इम्प्योरिटीज रह जाएंगी। लिक्विफिकेशन में टिन, डिस्टिलेशन में कॉपर, लिक्विफिकेशन में टिन और डिस्टिलेशन के अंदर जिंक और मरकरी, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग में क्या है कि इम्प्योर मेटल को एनोड बना दो और प्योर मेटल को कैथोड बना दो। जो मोर बेसिक मेटल होगा वो सॉल्यूशन में रह जाएगा, लेस वेट्स मेटल जो होगा वो एनोड बना देगा, ठीक है। इस प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओवर पोटेंशियल, गिब्स फ्री एनर्जी, इन सब का कॉन्सेप्ट आता है। कॉपर जो है वो हम इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग से करते हैं। कॉपर के अलावा जिंक भी हम इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग से करते हैं। रिएक्शन से देखिए क्या होता है कि एनोड पे कॉपर, एनोड पर क्या था, इम्प्योर कॉपर था, वो CO2+ में जाता है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, फिर वही कॉपर एनोड पर जाकर हमें प्योर कॉपर देता है। अब तुम ब्लिस्टर कॉपर तो बना के लाते हो, उसमें भी इसमें डालते हो इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग में, तो कुछ उसके अंदर इम्प्योरिटीज थी, ठीक है, वो एनोड मड में बन जाती है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि एनोड मड का जो कॉपर, ब्लिस्टर कॉपर की जो एनोड मड होता है उसका कंपोजिशन क्या होता है, तो उसके कंपोजिशन में होता है एंटीमनी, सेल्यूरियम, टेल्यूरियम, सिल्वर और गोल्ड। तो इलेक्ट्रोलाइट रिफाइन करने में जो खर्चा पड़ता है वो इन सबको प्योरीफाई करके कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग हमारी मीट हो जाती है। जोन रिफाइनिंग क्या है कि भाई जोन रिफाइनिंग सेमीकंडक्टर्स के लिए होता है, हाई प्योरिटी में निकाल सकते हैं, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरोन, गैलियम और इंडियम, ठीक है। इस प्रिंसिपल क्या होता है कि इम्प्योरिटीज़ आर मोर सॉल्युबल इन मोल्टन स्टेट देन इन सॉलिड स्टेट ऑफ मेटल। क्या होता है कि हीटर मूव करवाते हैं पट्टे के ऊपर, तो जो मेल्टिंग मेटल है उसका इम्प्योरिटी बहती हुई एक कोने में पहुंच जाती है, उस कोने को फिर कट ऑफ कर देते हैं और इससे हमें हाईली प्योर मेटल मिलती है। इस प्रोसेस को लगातार 5-6 बार मतलब प्रोसेस रिपीट करा जाता है। अब जैसे 5वां स्टेप है वेपर फेज रिफाइनिंग, ठीक है। वेपर फेज रिफाइनिंग में क्या होता है कि जो मेटल होता है वो एक वॉलेटाइल कंपाउंड में उसको कन्वर्ट करते हैं और फिर वो उसको कहीं और कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद उसका डिकम्पोजिशन करते हैं, जैसे हमें प्योर मेटल मिल जाता है। इसके 2 कंडीशन कि मेटल वॉलेटाइल होना चाहिए उस एजेंट के साथ जो तुम यूज़ कर रहे हो, और दूसरी बात है कि वॉलेटाइल हो गया और इजीली डिकम्पोजेबल भी होना चाहिए ताकि रिकवरी भी आसानी से हो जाए। वेपर फेज रिफाइनिंग के अंदर और भी पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है मॉन्ड प्रोसेस। मॉन्ड प्रोसेस के अंदर वेपर फेज रिफाइनिंग, मॉन्ड प्रोसेस निकल के लिए होता है, जो है निकल को हीट करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, इससे वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स बनता है। सबसे पहले क्या है कॉम्प्लेक्स बनाओ, सबसे पहला क्या है वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स बनाओ। दूसरा क्या है उसको डिकम्पोज करो। सबसे पहले उसने कार्बन मोनोऑक्साइड क्या रिएक्ट करके 330 या 350 केल्विन पे एक कॉम्प्लेक्स बनाया निकल टेट्रा कार्बोनाइल। उस कार्बोनाइल को हायर टेम्परेचर पर डिकम्पोज कर दो तो प्योर मेटल मिल जाएगा, जैसे कि इधर मिल गया। फिर वैन अर्कल मेथड किसके होता है, जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए। इसमें क्या करते हैं
कि जितने भी ऑक्सीजन नाइट्रोजन प्रेजेंट इम्प्योरिटी की फॉर्म में जिरकोनियम और टाइटेनियम के अंदर, उसको निकालने के लिए क्या करते हैं कि क्रूड मेटल को एक वैसल के अंदर आयोडीन से सबसे पहले वो करो, क्रूड मेटल को सबसे पहले आयोडीन से रिएक्ट करो तो तुम्हें एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा, वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स ZrI4। उस ZrI4 को डिकम्पोज कर दो टंगस्टन फिलामेंट का यूज़ करके, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से टेम्परेचर बढ़ाओ, टंगस्टन फिलामेंट का यूज़ करो, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से टेम्परेचर बढ़ाओ 1800 केल्विन तक, तो तुम्हें प्योर मेटल मिल जाएगा, आइडियल अलग से रिलीज़ हो जाएगा। क्रोमेटिक मेथड्स क्या है, क्रोमेटोग्राफी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ के आए हम लोग। क्रोमेटिक मेथड क्या है, उसका प्रिंसिपल सिंपल है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर डिफरेंटली एब्जॉर्ब ऑन एब्जॉर्बेंट, सिंपल सी बात है। द मिक्सचर ऑफ इज पुट इन अ लिक्विड और गैसियस मीडियम, द मिक्सचर इज पुट इन अ लिक्विड और गैसियस मीडियम व्हिच इज मूव थ्रू द एब्जॉर्बेंट, ठीक है। डिफरेंट कंपोनेंट्स आर एब्जॉर्ब एट डिफरेंट लेवल्स ऑन द कॉलम, और जो रिमूव होते हैं कंपोनेंट उसको इल्यूटेड मतलब कहा जाता है प्रोसेस को, और जो सूटेबल सॉल्वेंट्स इनका यूज़ किया गया है उनको इल्यूवेंट कहा जाता है। एब्जॉर्ब कंपोनेंट को रिमूव करने के लिए सॉल्वेंट का यूज़ किया जाता है, उससे इल्यूवेंट कहा जाता है। जो कंपोनेंट को हम इल्यूटेड करते हैं, अब एक एग्जांपल देखा है कि एल्यूमिना Al2O3 को भरते हो ग्लास ट्यूब के अंदर, उसके बाद उसके अंदर से मीडियम को पास करवा दो लिक्विड फॉर्म के अंदर, तो भैया कुछ चीज़ें मिल जाएंगी नीचे बीकर में, कुछ चीज़ें उनके एल्यूमिना के साथ क्या रिलेशन है उस हिसाब से कितनी दिया कितने पास मूव होकर के यहाँ पे चीज़ें नीचे मिल जाएंगी। इस प्रोसेस को कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, ठीक है। ये क्रोमेटोग्राफी इसलिए होता है कि अगर ऐसी इम्प्योरिटी है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी मेटल से ज़्यादा अलग नहीं है, ठीक है, और उनको थोड़ा वेरीफाई करना आसान नहीं है, उसके लिए हम क्रोमेटोग्राफी यूज़ करें। तो क्रोमेटोग्राफी बहुत सारे तरीके जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है, पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है, गैस क्रोमेटोग्राफी होती है। लेकिन इस डायग्राम के अंदर हमें कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में बता रखा है। दो मेथड होते हैं, इंडस्ट्रियल, लेबोरेटरी। इंडस्ट्रियल के अंदर क्या है कि बड़े बड़े टैंक लगाओ, सॉल्वेंट टैंक लगाओ, पंप सॉल्वेंट टैंक से पकड़ेगा, इंजेक्टर की मदद से कॉलम में भेजेगा जो तुम्हारा और का सोल्यूशन है। उसके बाद अब कॉलम के अंदर थोड़ा हाई टेम्परेचर रखते हैं, डिटेक्टर होता है, डिटेक्टर फ्लो मीटर के साथ जुड़ा होता है, तो उस कॉलम से फिर हम एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं सेपरेट डेंसिटीज़ के बेस पे अलग अलग फ्रैक्शंस। और दूसरा है लेबोरेटरी मेथड, जो हमारे लैब के अंदर होता है कि क्या करो कि ऊपर से बीकर में सॉल्यूशन रख दो, इस ग्लास ट्यूब के अंदर जैसे हमने कहा था Al2O3 डालते हैं। दो चीज़ें होती हैं, सबसे पहला होता है कि स्टेशनरी फेज़, ठीक है, एक होता है स्टेशनरी फेज़ और एक होता है मोबाइल फेज़, ठीक है। स्टेशनरी फेज़ होता है जो थोड़ा रुका रहता है, जैसे Al2O3 ग्लास रॉड के अंदर थोड़ा जमा सा रहता है, रुका सा रहता है, उसमें Al2O3 स्टेशनरी फेज़ इन लेबोरेटरी मेथड। और ऊपर से जो चीज़ें बहकर नीचे आ रही है, Al2O3 से पास होकर नीचे जा रही है, उसको आप मोबाइल फेज़ कहते हैं। तो जब ये चीज़ें पास होती हैं तो हमें कलर्ड बैंड्स भी मिलते हैं, ठीक है। और जैसे ये पैराग्राफ में बता रखा है कि क्रोमेटोग्राफी जनरेट बहुत से मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज़, ठीक है। सैंपल एक्साइड डिजॉल्व में मोबाइल फेज़, जितना भी सैंपल है जो ऊपर बीकर में हमने रखा है वो मोबाइल फेज़ के अंदर होता है डिजॉल्व। उसके बाद क्या होता है कि मोबाइल फेज़ में भी गैस है लिक्विड और सुपर क्रिटिकल लिक्विड, लेकिन हमने इस डायग्राम में लिक्विड लिया है, ठीक है। स्टेशनरी फेज़ इमोबाइल लाइक इमिसिबल जो हमने Al2O3 कॉलम लिया है के अंदर, ठीक है। और है कि कंपोनेंट्स ऑफ सैंपल हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज़ इन टू फेज़, जो सैंपल लिया है हमने उसका मोबाइल फेज़ में अलग सॉल्युबिलिटी है, स्टेशनरी फेज़ में अलग सॉल्युबिलिटी है। जिसकी स्टेशनरी फेज़ में ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी उसका ज़्यादा टाइम लगेगा नीचे बीकर में आने में, जिसकी कम सॉल्युबिलिटी होगी ऊपर से नीचे बह करके नीचे बीकर में कलेक्ट हो जाएगा, तो वो जल्दी कलेक्ट हो जाएगा, तो इस वजह से हम उसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब जो मेटल में रिएक्ट करें उनमें से किसी का यूज़ करें, जैसे एल्यूमिनियम का तो बहुत कॉमन है कि एल्यूमिनियम फॉइल की तरह यूज़ होता है चॉकलेट्स में, टिफिन्स में। और क्या है कि जो फाइन डस्ट है इस मेटल का एल्यूमिनियम का प्रिंसिपल लैक्वर्ड्स में यूज़ होता है। एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए वो एक्सट्रैक्शन यूज़ होता है क्रोमियम और मैंगनीज की, इंपॉर्टेंट है, क्रोमियम और मैंगनीज की एक्सट्रैक्शन में एल्यूमिनियम यूज़ होता है क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव होता है। एल्यूमिनियम इलेक्ट्रिक कंडक्शन में यूज़ होता है वायर के फॉर्म में, ठीक है। और जो अलॉय एल्यूमिनियम के होते हैं थोड़े हल्के होते हैं, यूज़फुल भी होते हैं। अब कॉपर है, कॉपर भी वायर पे यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में भारी भयंकर यूज़ है कॉपर का, बहुत सारे अलॉय बनाने पे कॉपर यूज़ है, जैसे कि ब्रास क्या होता है कॉपर प्लस जिंक, ब्रॉन्ज क्या होता है कॉपर प्लस टिन, और कॉइनेज अलॉय क्या होता है कॉपर प्लस निकल, जिंक या गैल्वेनाइजिंग आयरन। जिंक गैल्वेनाइजेशन कुछ नहीं कि जिंक जो है थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो ऑक्सीडेशन उसका पहले होगा, आयरन का बाद में होगा, तो वो आयरन को रस्टिंग से प्रिवेंट करता है। उसके बाद क्या है कि ये भी कुछ अलग बनाता है, जैसे ब्रास हमने ऊपर डिस्कस करा कि कॉपर 60% होगा, कॉपर 60% होगा, जिंक 40% होगा। जर्मन सिल्वर में कॉपर 25 से 30% होगा, जिंक होगा 25 से 30% और निकल 40 से 50%। जिंक डस्ट जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है डाई स्टफ्स और पेंट इंडस्ट्री में। कास्ट आयरन जो हमने दूसरे नंबर पर आयरन पढ़ा था 3% कार्बन इम्प्योरिटी के साथ, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ हमें एलॉय का। कास्टिंग सोल, रेलवे स्लीपर्स, गटर पाइप, टॉयज इन सब बनाने में यूज़ होता है। और क्या है कि रॉट आयरन हमने बताया था कि रॉट आयरन की प्रिपरेशन में भी यूज़ होता है, कास्ट आयरन और स्टील बनाने में यूज़ है। स्टील कुछ नहीं होता है, स्टील होता है आयरन प्लस कार्बन, ठीक है। रॉट आयरन एंकर्स, वायर बोल्ट, चेन्स एंड एनर्जी बनाने से स्टील
उसका भी बहुत सारे तरीके होते हैं। एलॉय स्टील होता है, वो तब बनता है जब हम स्टील में और सारे मेटल्स मिला देते हैं। निकल स्टील होता है, केबल्स, ऑटोमोबाइल, एरोप्लेन पार्ट्स। निकल स्टील इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ एरोप्लेन पार्ट्स, पेंडुलम, बेसिक टे, क्रोम स्टील कटिंग टू द क्रशिंग मशीन। और स्टेनलेस स्टील तो भाई हर जगह यूज़ हो रहा है, साइकिल, ऑटोमोबाइल, यूटेंसिल, पेन्स और काफ़ी जगह। तो यहाँ पर समाप्ति होगी चैप्टर की। टेबल दे रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। एल्यूमिनियम बॉक्साइड, क्रायोलाइट, 2 फॉर्म में। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करते थे हम, क्रायोलाइट ऑफ टोकस यूज़ कर करके। ठीक है, एक्सट्रैक्शन में हम कर सकते हैं। ठीक है, आयरन में हेमाटाइट, मैग्नेटाइट था। ब्लास्ट फर्नेस से यूज़ करा था रिडक्शन कर करके। टेम्परेचर ब्लास्ट फर्नेस का 2200 केल्विन, 2170 केल्विन तक चाहिए। कॉपर में क्या है, कॉपर पायरेट, कॉपर ग्लैंस, मैलाचाइट और क्योप्टाइट। ठीक है, ज़्यादातर हम सल्फाइड रोस्ट यूज़ करते हैं, रोस्टिंग करते हैं सल्फाइड का, ताकि ऑक्साइड में बदल जाए। ऑक्साइड में बदल गया तो रिडक्शन करते हैं। लेकिन कॉपर का जो रिडक्शन होता है Cu2O प्लस CuS होता है, सेल्फ रिडक्शन होता है। ठीक है, अब हमने बताया था कॉपर को हम लो ग्रेड और से भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, उसमें हाइड्रोमेटलर्जी का यूज़ होता है। जिंक होता है, जिंक ब्लेंड्स या स्पेरालाइट, ZNS, कैलामाइन और जिंकाइट। अब इसमें भी ये होता है कि रोस्टिंग करो, उसके बाद कोक से रिडक्शन कर दो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पता लगा प्योरीफाई कर सकते हैं हम जिंक को। थैंक यू वेरी मच।